ताज़ा मौका मिल जाएगा ये कहना अभी मुश्किल है। ऐसा लगता है कि तीसरे मरहले का जो आखिरी मरहले का इंतखाब है वो फैसला कुन होगा और सभी पार्टियों के लिए तीसरे मरहले का इंतखाब सबसे अहम होगा। और जाहिर है वो तीसरा मरहला ही बताएगा कि बिहार में किस पार्टी की और किस अलायंस की हुकूमत बनेगी। लोगों में काफ़ी जोश था, लोग जो है इस जमहूरियत के अजीम त्यौहार में अपनी शिरकत लोगों ने दी। लोग जो है पोलिंग बूथों पर पहुंचे। ये सही है कि पटना जैसे शहर में पोलिंग बूथों पर लोगों की तादाद कम दिखाई दी, लेकिन दूर दराज के जो ज़िले हैं, गाँवों में ख़ास तौर से देही इलाकों में बड़ी तादाद में लोग जो है पोलिंग बूथों पर पहुंचे और अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। लोगों में इस बात को लेकर जो है नाराज़गी भी थी कि उनके बुनियादी सवाल जो है बने के बने रह जाते हैं। यही वजह है कि आज के दिन जब तमाम सियासी पार्टियों के लीडरों का मुकद्दर आम आदमी के हाथ में होता है, तो वह आम आदमी अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कर ये फैसला करता है कि उसके इलाके का रहनुमा कौन होगा, उसके इलाके का रहनुमा किस सियासी पार्टी के हाथ में जाएगा। तो ये लोग जो है पोलिंग बूथों पर पहुंचे और अपने मसाइल को लेकर, देखिए विशाल, यहाँ बहुत मतलब अहम बात है बिहार के लिए कि ये पहला मौका है जब बिहार में जात पात की सियासत पर तरक्की का मुद्दा हावी रहा है और हर इलाके के लोग जो है अपने इलाके के मसले के साथ साथ रोजगार का मसला सबसे ऊपर रखते हुए रोजगार के सवाल पर सियासी पार्टियों को देखे हैं, सियासी लीडरों को देखे हैं और उसी हिसाब से जो है अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया है। लोग जो है बिहार में बदलाव चाहते हैं, बदलाव तरक्की को लेकर, बदलाव रोजगार को लेकर, बदलाव सेहत को लेकर, और इस बदलाव की बात मौजूदा हुकूमत भी कर रही है, अपोजिशन भी कर रही है, यानी एनडीए भी कर रहा है और अजीम इत्तेहाद भी कर रहा है। आपने देखा कि इंतखाबी तशकील में चाहे वज़ीर आज़म हो, वज़ीर आला हों, सब नीतीश कुमार हो, सब लोग जो है बदलाव की बात कर रहे हैं, तालीम से लेकर रोजगार तक की बात कर रहे हैं। अजीम इत्तेहाद जो है बाकायदा 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा कर इंतखाबी मैदान में कूदा है। तो तमाम सियासी पार्टियां बदलाव की बात कर रही हैं। यहाँ तक कि जो दूसरे अलायंस बने हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी या पप्पू यादव की पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, ये पार्टियां भी बदलाव की बात कर रही हैं, तालीम, सेहत और रोजगार के मसले पर जो है बात कर रही हैं। महफूज, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो महफूज ने जैसे बताया कि पिछले बार यानी 2015 में जो असेंबली इंतखाबात हुए थे तो उसमें जो वोटिंग परसेंटेज दर्ज किया गया था वो 54.17 था। उस हिसाब से अगर हम देखें तो आज जो अभी तक टर्नआउट आ रहा है वो बहुत हद तक पिछले के करीब पहुंच चुका है। हालांकि ये हतमी नहीं है, ये फाइनल नहीं है, क्योंकि 6 बजे शाम तक वोटिंग होनी है। कुछ जगहों पर 4 बजे वोटिंग रुक गई है, लेकिन ये वोटिंग 6 बजे शाम तक ज्यादा जगहों पर होगी। तो ये अहम सवाल है। हमारे साथ मौजूद है संजय सिंह बघेल, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पहले भी हमारे साथ जुड़ते रहे हैं, और अंशुल अभिजीत जो कांग्रेस के तर्जुमान है। अंशुल, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये सेकंड फेज का जो इलेक्शन हुआ, पहले और दूसरे के नंबर्स ऑफ सीट्स को मिला दें तो ये कुल 165 सीटों पर वोटिंग मान के चले कि मुकम्मल हो गई। ऐसे में कितना अहम है ये कांग्रेस के लिए, पूरा जो महागठबंधन है, ग्रैंड अलायंस, उसके लिए, और क्या आपको लग रहा है कि आपके जरूरत की सीटें इन 165 में से आ चुकी हैं? क्या आप इक़्तिदार तक पहुंच सकेंगे? पहली चरण थी इस चुनाव के, वो हमारे पक्ष में गई। ये जो फेज है दूसरे चरण का, ये निर्णायक रहेगा महागठबंधन के लिए, क्योंकि इसकी वजह ये है कि पिछली बार हमने अच्छा प्रदर्शन किया था इस चरण में, काफी सफलताएं आई थी। मैं आपको एक दो आंकड़े बता दूं कि उस वक्त हम कांग्रेस पार्टी 11 में से 7 सीट जीत पाई थी, और फिर जो जेडीयू है और जो बीजेपी खास तौर से है, उसका प्रदर्शन काफी खराब रहा था। 20 सीट जीत पाई थी 63 सीटों में जी, और जो आरजेडी थी वो भी करीबन अच्छा प्रदर्शन करती आ रही थी इस तरह, करीब 43 सीटों में। तो हमें लगता है कि अगर वो हम सफलताएं उसको दोहरा सकते हैं तो अच्छा प्रदर्शन रहेगा। मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ मुजफ्फरपुर में, इन इलाकों में, और मैंने देखा है, मैं तेजस्वी जी की रैली में भी गया था, मैंने वहां पर देखा है कि जो एक तरह से वहां पर जो उत्साह है, जो उमंग देखने को मिल रही है, वो मोदी जी या एनडीए की रैली में नहीं है। वहां पर रैलियों में थकान देखने को मिल रही है, एक तरह से औपचारिकता देखने को मिल रही है। यहाँ पर उत्साह है, ऊर्जा है, और एक नए भारत, एक नए बिहार की सोच के बारे में वो
एक तरह से जुट गए हैं, एक नई एकता की सृष्टि देखने को मिल रही है। तो ये अगर जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि महागठबंधन की स्थिति यहां पर काफी मजबूत है। आपने ये भी देखा होगा कि मोदी जी आज भाषण में कई कई मुद्दे लाए, लेकिन बिहार के मुद्दे नहीं लाए। वो जंगल राज की बात कर रहे थे, फिर वो अयोध्या की बात बार बार ले आते हैं, श्री राम की बात ले आते हैं, कभी कभी पाकिस्तान की बात ले आते हैं। तो ये मुद्दों से हट रहे हैं, भटक रहे हैं, संवाद को किसी और दिशा में ले जा रहे हैं। और इसका एक ही मतलब होता है विशाल जी, इसका ये मतलब होता है कि जो एनडीए है वो चुनाव हार रही है। जब वो और चीजों की बातें करते हैं, और खास मुद्दा आप जानते हैं कि जो मुख्य मुद्दा है इस इलेक्शन में वो रहा रोजगार, वो रहा है चिकित्सा, स्वास्थ्य, मंडियों का निजीकरण और एमएसपी, किसानों की समस्या, किसानों के हित में बात करना। मैं एक जिस इलाके से हूं, सासाराम से, वहां पर जो मंडियां हैं उनका निजीकरण हो चुका है और व्यापारी जा रहे हैं हरियाणा और पंजाब अपना सामान बेचने के लिए, क्योंकि एमएसपी रेट वहां मिलते हैं, यहां पर नहीं मिलते। यहां पर कार्टलाइजेशन हो चुका है। तो अन्य समस्या है, सबसे मुख्य समस्या है बेरोजगारी की, और वो महागठबंधन उठा रही है। निश्चित रूप से वो सरकार में आएगी। ठीक है, अब इस पर जरा बीजेपी का क्या कहना है। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के तर्जुमान दानिश इकबाल। दानिश, पहला और दूसरा मरहला यानी कि ये जो बेंचमार्क है 122 का, कि 122 सीटें जिस इत्तेहाद को मिल जाती हैं उसका इक़्तिदार पर कब्जा होगा, यानी वो सत्ता में वापस आ जाएगी, जबकि आज 165 सीटों पर वोटिंग लगभग मुकम्मल हो चुकी है। मेरा सवाल यह है कि क्या बीजेपी को, क्या एनडीए को लग रहा है कि इन 165 में से आपके काम की सीटें मिल चुकी हैं आपको? देखिए, निश्चित तौर पर जो सेकंड फेज है बहुत ही निर्णायक है। जिस प्रकार से बिहार की जनता ने फर्स्ट फेज में एनडीए को जो है भारी बहुमत दिया है, और हमें यह विश्वास है कि उसी प्रकार से सेकंड फेज का जो चुनाव आज अभी चल रहा है और कुछ जगह पे हो रहे होंगे चुनाव, अब कुछ देर में चुनाव संपन्न भी हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को पूर्ण विश्वास है कि जनता ने विकास को चुना है। जनता ने विनाश के जो लोग हैं, जो विनाशकारी हैं, जिन्होंने जंगल राज पैदा किया था, तो उसके बनिस्बत लोगों ने विकास को चुना है। किस प्रकार से 15 साल के अंदर जो एनडीए के नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार का कायाकल्प हुआ है, बिहार में बदलाव आए हैं। जब रोड चलने को नहीं हुआ करते थे, बिहार में रोड हुए हैं, रोड बनाए गए हैं, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आज बिहार जो है तरक्की कर रहा है। तो वही लोगों के बिहार में सड़कें बन रही है, बिहार तरक्की कर रहा है। बिहार अभी भी उसी पायदान पर है कि सड़कें बन रही तो वो तरक्की कर रहा है, ये कहा जाए? दानिश, ये रह गया है तरक्की का मैयार। 15 साल पहले जो ये रह गया है 15 साल शासन करने के बाद वोट हासिल करने का मैयार कि हमने सड़कें बनवाई। नहीं, नहीं, बिल्कुल। जब अगर सड़कें नहीं थी तो ये एनडीए की सरकार ने ही तो बिहार का कायाकल्प किया है। एनडीए की सरकार ने तो ही जो है बिहार में सड़कें बनवाई हैं। एनडीए ने ही तो 2775 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का 4 लेन बनवाया है। आजादी के 58 वर्षों तक गंगा नदी पर मात्र 4 पुल थे। आज 15 वर्षों में 13 नए पुल बनाने का काम ये एनडीए की सरकार ने ही किया है। 2000 पहले से गंडक नदी पर 3 पुल थे, आज नए 4 पुल बनाए गए हैं। 2005 से पहले जो जितनी तरह के जो फ्लाईओवर्स, पुल्स का जो माया जाल फैलाया गया है, तो विकास तो उसी को कहते हैं। लोगों की जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो काम किया है, घर घर तक जो है नल पहुंचाया है, उस नल में जल पहुंचाया है। देखिए, आज हमारे नुमाइंदे ने दिन भर बहुत से लोगों से बात की है, कहां जल पहुंचा और कहां नल पहुंचा और कल कहां क्या पहुंचेगा, ये सब कुछ जाहिर हो चुका है। फिर भी आप कहते हैं, आपका काम है कहना, आपका दावा करना काम है। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ बने रहें। अब आपकी बातों पर और जो आरजेडी के, कांग्रेस के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद हैं, इस पर हम जरा सा एक थर्ड एंगल लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर संजय सिंह बघेल मौजूद हैं। संजय सिंह बघेल जी, आपसे मेरा सवाल है, आजादी के 70 सालों से ज्यादा हो चुके हैं, बिहार में कोई पार्टी या कोई चेहरा जो 15 सालों तक वजीर आला रहता है, जब उस खेमे से यह बात आती है कि हमने सड़कें बनवाई हैं, हमने विकास किया है, क्या विकास का यही पैमाना रह गया है? देखिए आजम साहब, सबसे बड़ी बात है कि बिहार की स्थिति को देखते हुए हम इतना ही कह सकते हैं, भूख से तड़पते हुए व्यक्ति के लिए ये सड़कें और नल और पानी, ये तो जो यत्र तत्र सर्वत्र फैली हुई हैं प्राकृतिक संसाधन है, इस पे चर्चा न करके बहुत मुद्दा हम कहते हैं कि लोकतंत्र एक मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है। मैच्योरिटी की तरफ इसलिए हम बढ़ रहे हैं कि अब हम विकास की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, उन समस्याओं की, बुनियादी समस्याओं की बात कर रहे हैं।
और हम अब ये नहीं देख रहे हैं कि कौन आदमी किस जाति का है। तो कम से कम ये बहुत महत्वपूर्ण हुआ कि ये सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर के जो जातिवाद था, जो परिवारवाद था, वो मुद्दे हट करके अब हम विकास की तरफ जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी चीज, चाहे तेजस्वी यादव ने कैसे भी छेड़ा हो बेरोजगारी वाला मुद्दा, चाहे उनकी प्लानिंग रही हो या ना रही हो, उनके पास रोड मैप रहा हो या ना रहा हो, लेकिन जिस तरह ये लॉकडाउन के दौरान, ये पूरा महामारी के दौरान माइग्रेशन हुआ है लेबरों का, तो एक बात तो सच है कि बिहार अभी भी इतना पिछड़ा हुआ है कि, और सरकार भी इतनी दुरुस्त नहीं थी कि यहाँ के लोगों को, मतलब दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, कहां से लोगों को अपने घर वापस पैदल जाना पड़ा। एक बच्ची जो है अपने पिता को गुड़गांव से लेके बिहार तक जो है अपने साइकिल से लेके साइकिल पर ले गई। यदि विकास यही होता तो मुझे लगता है ऐसे लोग को यहाँ पे नहीं आना पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें यदि वहीं मौजूद होती तो कोई भी आदमी अपना घर बार छोड़ करके कहीं माइग्रेशन नहीं करना पड़ता। आप ही के चैनल पे मैं आप किसी प्रवक्ता से सुन रहा था कि माइग्रेशन तो टैलेंट का जो है कि बिहार में टैलेंट है इसलिए लोग माइग्रेशन कर रहे हैं, और उनकी प्रवृत्ति रही है, मॉरिशस से लेके सेशेल्स और वहां के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन ये जो माइग्रेशन हुआ है, जो आज वहां प्रधानमंत्री बन गए हैं, जो राष्ट्रपति बन गए हैं मॉरिशस में, सेशेल्स में, फिजी में, सुबा में, ये स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास का उदाहरण तो आप देते हैं, लेकिन उसके पीछे जिन लोगों ने पीड़ा सही है बिहार के उन मजदूरों ने, उसकी सिसकियां आपको नहीं सुनाई देती हैं। तो आप कभी अपना घर तभी छोड़ते हैं जब आप मजबूर हो जाएं, आपके पास कोई विकल्प ना रहे। तो ऐसा विकल्प कहीं ना कहीं जो भी शासन व्यवस्था में रहा, उन लोगों ने पैदा किया कि अपना घर बार और धरती छोड़ करके दूसरी जगह माइग्रेट करना पड़ा। मैं इसी बात को दानिश से एक बार कहना चाहूंगा। दानिश, आपने भी कोरोना के दौरान ये देखा होगा, सड़कों पर जो लोग नजर आए वो या तो बिहार के थे या फिर उनमें से कुछ बंगाल के थे और कुछ उत्तर प्रदेश के थे। तो हर जगह से जो मजदूर हैं या जो वैसा तबका है जिसको बिहार में रोजगार नहीं मिलता, वो दूसरे रियासतों में जाता है, चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो या फिर तमिलनाडु हो। क्या ये विकास को दर्शाता है दानिश? जरा दिल पर हाथ रख के सोचिए। 15 साल कोई चेहरा जो है वजीर आला रहता है और वो ये नहीं कर सकता कि कोटा में पढ़ने वाले बच्चे बिहार के, पढ़ाने वाले बच्चे बिहार के, तो भाई कोटा में क्यों पढ़ा रहे हैं? वो चीजें पटना में क्यों नहीं हो सकती? 15 साल मिले वहां वजीर आला को। देखिए, वही मैं कह रहा हूं कि आजादी के 58 वर्षों तक जहां 3 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज थे, आज सभी जिलों में 38 जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, पॉलिटिकल कॉलेज हैं। ये बदलाव आया है। जब आप 58 साल में 3 कॉलेज खोलेंगे और 15 साल में बिहार की एनडीए की सरकार ने जब 38 इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता देखिए, बहुत सारी चीजें दानिश, बहुत सारी चीजें कागजों पर भी हैं। ठीक है, मैं आपकी बात को मान लेता हूं और काश ऐसा हो कि आपके विकास पे अब बिहार की आवाम भरोसा करे और आपको फिर से एक बार इख्तिदार तक पहुंचाए, क्योंकि आवाम का यही कहना है कि जो काम कर रहा है, जिसने काम किया है उसी को पहुंचाएंगे, जिसने काम नहीं किया है या जिसने सिर्फ बहानेबाजी की है उसे हम नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, आपका यह दावा अपनी जगह पर है। मैं अंशुल अभी जी से फिर से पूछना चाहूंगा। अंशुल, आपको क्यों लगता है कि जो 15 सालों का जो वक्त रहा, एक चेहरा वहां पर सीएम के तौर पर रहे नीतीश कुमार, कैसे आपको लगता है कि नीतीश कुमार को कोई छोड़ दे और आपके लीडर तेजस्वी यादव को कबूल कर ले? क्या ऐसा कर दिया आपने? देखिए, सारे जो आंकड़े हैं हमारे पास वो नकारात्मक आंकड़े हैं, नकारात्मक आंकड़ों का भंडार है, ये तो कह ही नहीं रहे। और आप पुल की बात कर रहे हैं, एक गोपालगंज में एक गंडक पे पुल बना था, वो बाढ़ में तो वो बह गया था, गंडक में ही विलीन हो गया था, उसके बारे में भी जानते होंगे। और उसके बाद राज्य के मंत्री ने ये कहा था कि भाई ये सब तो होता है, ये प्राकृतिक आपदा है, इसमें ये सब तो होता है। अगर बात इतनी संजीदगी की नहीं होती तो मुझे हंसी आ जाती, लेकिन वो तो समझ ही नहीं रहे हैं ना इसका सीरियसनेस। उसके बाद भी मैं जहां भी आंकड़ों के मैं चाहूं, रोजगार का दर ले लीजिए आप, नेशनल एवरेज से डबल है बेरोजगारी की दर जी। और उसके बाद आप चिकित्सा ले लीजिए, स्वास्थ्य ले लीजिए। एक डॉक्टर है 44,000 लोगों के लिए, 26 अस्पताल बेड है 1 लाख लोगों के लिए। पर कैपिटा सबसे कम जो बिहार में है, वो सारी हिंदुस्तान को लेके सबसे कम बिहार में पर कैपिटा है जो हेल्थ पे है। जितने भी आंकड़े ले लीजिए नकारात्मक आंकड़े हैं।
तो आप इसीलिए देख लीजिए कि रोजगार का जो मुद्दा हमने महागठबंधन ने उठाया है, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी ने उठाया है, वो एक तरह से रेजोनेट कर रहा है लोगों के साथ, नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ। अच्छा, एक सवाल यहां पर और ये है अंशुल, क्या अभी जो बघेल साहब जिस बात का जिक्र कर रहे थे, क्या आपको भी ये लगता है कि जो तेजस्वी यादव ने पहली कैबिनेट में, अगर वो जीते हैं तो पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देंगे, क्या आपको लग रहा है कि ये जो बात है ये बिल्कुल एक इलेक्शन को लेकर एक स्ट्रैटेजी बनाई गई थी सर्वे के बाद, या फिर एक अचानक ऐसी कोई बात कह दी थी उन्होंने? नहीं, बिल्कुल सर्वे के बाद बनाई गई थी। सारे आंकड़े हमने नंबर क्रंचिंग किए हैं, हमें जानते हैं। देखिए, इतिहास गवाह है, जब यूपीए आती है सरकार में, सत्ता में, तो वो सरकार चलाना जानती है। वो जानती है कि कैसे विकास दर को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब सब लोग कह रहे हैं कि विकास दर बिहार का अच्छा है। अगर अच्छा है तो गरीबी इतनी क्यों है? आपके पास 34% वहां पर गरीबी रेखा से लोग नीचे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, दानिश से भी ये सवाल करना चाहूंगा। दानिश, एक सवाल अहम है, जब 10 लाख नौकरी का वादा तेजस्वी करते हैं तो उसके जवाब में एनडीए खेमे की तरफ से, यानी खासतौर से बीजेपी की तरफ से 19 लाख नौकरी की बात आती है। क्या ये महसूस किया दानिश आपने, आपकी पार्टी ने या एनडीए ने वहां की वाकई बिहार में लोगों को नौकरी की जरूरत है, इसलिए 19 लाख नौकरी का दावा किया गया, यानी वादा किया गया कि हम 19 लाख नौकरी देंगे? देखिए आलम जी, हमने अपने घोषणा पत्र में विस्तार से बताया कि हम अगर 19 लाख रोजगार बिहार में पैदा करेंगे हमारी सरकार आने के बाद, तो हम किस प्रकार से करेंगे। तेजस्वी यादव ने जो 10 लाख रोजगार का, जो नौकरी का जो लॉलीपॉप दिया है, उसमें उन्होंने बताया नहीं कि वो 10 लाख सरकारी नौकरी कैसे जो है वो जनरेट करेंगे बिहार के अंदर। देखिए, ये टेक्निकल तौर पर जो है वो उचित नहीं है। मैं आपको बताता हूं, जब आपकी सरकार बनेगी आप 19 लाख दे सकते हैं, दूसरी सरकार बनेगी वो 10 लाख नहीं दे सकता। इसमें क्या टेक्निकलिटी है, तो समझ नहीं पा रहा हूं। नहीं तो नहीं, हमने तो बताया है कि हम कैसे, ये तो नहीं कहा ना कि हम अपोजिशन में रहेंगे तो 10 लाख नौकरी दे देंगे। क्षमता से पीएमसीएच जैसा विश्व स्तरीय नहीं। देखिए, उनका रोड मैप क्या है, उनके पास क्या रोड मैप है, किस आधार पर वो नौकरी देंगे, हमने तो बताया है। अंशुल अभिजीत जी, किन आधार पर 10 लाख नौकरी की बात की गई थी? शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। नहीं, हमने बताया है, नौकरी की बात नहीं कही है। जो बेरोजगार है उनको भत्ता भी मिलेगा, अलाउंस मिलेगा 1500 रुपए प्रति माह का, उसके 18,000 करोड़ बनेंगे। 10 लाख नौकरी का रोड मैप बता रहे हैं दानिश के, 10 लाख नौकरी का कोई रोड मैप नहीं बताया। मैं बता रहा हूं आपको, इस बार कह रहे हैं कि बिहार का जो बजट है, हमारा रोड जो मैप 2,11,000 करोड़ है, वो तो है निश्चित रूप से वो डबल हो जाएगा, 3.5 लाख करोड़ हो जाएगा। हम सरकार हमारे पास तजुर्बा है, हम सरकार चलाना जानते हैं। ये मत भूलिएगा कि मनरेगा जो है, जो दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार योजना है, वो यूपीए ने चलाई थी। और विकास दर, जो ऐतिहासिक विकास दर पहुंचा था भारत का, वो यूपीए के समय पहुंचा था। आप देखिए क्या हालत है विकास दर की, क्या हालत है नौकरियों की। और बिहार में तो सबसे कमजोर है, जहां नौकरी थी वहां पर एक बार ऐसे आंकड़े आए थे। ये बहुत अच्छा सवाल है अंशुल, मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा। डॉक्टर संजय सिंह बघेल, आपने भी कहा, और ये बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा है, इसे बिल्कुल माना जा रहा है जितनी भी एनालिसिस हो रही है उसमें, कि बिहार में इस बार बेरोजगारी वाकई एक बड़ा मुद्दा बना है। एक ऐसा मुद्दा बना कि तेजस्वी के इस मुद्दे को उछालने के बाद दूसरी पार्टियां, जो विरोधी यानी मुखालिफ पार्टियां, वो भी इस मुद्दे में आई कि हमें भी इसे कैश कराना होगा। लेकिन डॉक्टर संजय बघेल, मेरा सवाल आपसे ये है कि नौकरियों का रोड मैप देना किसका काम है? जो सरकार में खुद है, जो चेहरा 15 साल मुख्यमंत्री के तौर पर वहां रहता है, क्या वो रोड मैप बताएगा कि हम जीतेंगे तो ऐसे नौकरी देंगे? या रोड मैप देना उसका काम है जो सरकार में वापस आएगी कि हम अगर आए तो हम ऐसे आपको नौकरी देंगे? संजय सिंह बघेल, किस पर यह सूट करती है ये बात? देखिए आजम साहब, बड़ा अच्छा सवाल आपने उठाया। जो सरकार सत्ता में थी उसको रोड मैप देने की जरूरत नहीं थी, उसको रोजगार देने की जरूरत थी जी, जो उन्होंने नहीं किया। ठीक है। और जो सत्ता से बाहर है, यदि वो दावे कर रही है कि हम 9 लाख नौकरियां देंगे, तो उसने कोई ब्लूप्रिंट बनाया है। क्योंकि हमें एक बहुत बड़ी चीज है, हमें याद है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी जब चुनाव पिछला लड़े थे, 3 करोड़ रोजगार की बात की थी, वो जो कहीं पे बस वादों में ही था, 2 करोड़ सालाना, लेकिन धरातल पे कहीं नहीं दिखा। आज जो है एक तरह से जो 23% के आसपास बेरोजगारी दर इस लॉकडाउन के दौरान बढ़ी है, जो अभी तक की हिस्ट्री में सबसे बड़ी चीज है। अभी भी जाके 12-13% के आसपास है।
तो ये देखिए कि भारत की जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो तीन चार तरह से उसके पैमाने को हम एक तरह से क्लासिफाइड करते हैं। एक है स्किल्ड लेबर वर्कर, दूसरा है सेमी स्किल्ड वर्कर, तीसरा है अनस्किल्ड वर्कर। तो ये यदि तेजस्वी यादव ने बड़ा अच्छा मुद्दा उछाला है और 9 लाख की बात करते हैं, तो उन्होंने क्या सेग्रीगेशन ऐसे दिया है क्या कि भाई हम कौन से सेक्टर में कितने रोजगार और किस तरह से तैयार करेंगे। ये मनरेगा की बात यदि कर रहे हैं तो मनरेगा को क्या हम रोजगार को उसमें मानेंगे और कितने दिन के लिए मानेंगे, 180 दिन के लिए मानेंगे, 20 दिन के लिए मानेंगे, 40 दिन के लिए मानेंगे। यदि सरकारी नौकरी की बात करते हैं तो वो कौन कौन से सेक्टर है कि जहां पे 9 लाख नौकरियां वो जहां सैलरी देने के लिए ये मतलब पैसे नहीं है, वहां 9 लाख जो है जॉब क्रिएट कर देंगे। उनका कोई विजन तो आया नहीं है, ना कुछ तरह से रोड मैप का आया है। क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज आज के बाद मैं बार बार बोल रहा हूं कि अभी की जो हमारी पॉपुलेशन सेंसस का आंकड़ा है, 35 वर्ष से के आसपास की उम्र वाले 60% लोग हैं, जो 82% लोग जो हैं स्मार्टफोन यूज करते हैं। तो उनके पास पूरी जानकारी उनके हाथ में है। और जब ऐसे युवा के पास आप बेरोजगारी का झांसा झुनझुना बजाते हैं तो उनको सब पता है कि आप भैया बातों में बता रहे हैं या कि आपने पावर पॉइंट लेकर के प्रेजेंटेशन किया है। तो उनको सब पता है। तो वो देख रहे हैं कि कौन आदमी बात कर रहा है, कौन आदमी रियली में आपके धरातल पे आपके हित में काम किया है। ये जब जाता है वोट करने तो ये पूरा वो नफा नुकसान और एनालिसिस विश्लेषण करके जाता है। तो दोनों के लिए है कि जो सत्ता में थी यदि उसने रोजगार क्रिएट किया होता तो आज ये सवाल पैदा नहीं होता। और दूसरा जो सवाल जिसने पैदा किया है उसने क्या कोई रोड मैप और ब्लूप्रिंट तैयार किया है, तो उसके पास भी वो नहीं था। तो ऐसे में क्या है, अभी जनता दोनों के बीच में कंपैरिजन तैयार करेगी कि भैया 15 साल जंगल राज बनाम सुशासन का। अब उसमें से वो देखेगी कि भैया, क्योंकि मान लीजिए हम 25% मैं बार बार कहता हूं कि आप अपना जातिवाद परिवारवाद अपने इसके आधार पर वोट लेंगे। 25% तो वो जनता है जो पढ़ी लिखी बुद्धिशाली है, स्मार्टफोन है, वो देखती है कौन कहाँ पे क्या काम कर रहा है, कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन बुरा है। क्योंकि मैं ठीक है संजय जी, वक्त कम रह गया है, मैं जरा अंशुल और दानिश दोनों से एक फाइनल कमेंट लेता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि आप अगर कम वक्त में दे दें तो अच्छा है। 30 सेकंड आपको मैं दे रहा हूं। दानिश, ये जानना चाहूंगा कि तीसरा मरहला और आखिरी मरहला बच गया है, कितना अहम है? देखिए, जिस प्रकार से बिहार की जनता ने फर्स्ट फेज में और आज जो चुनाव हो रहे हैं दूसरे फेज में, जिस प्रकार से एनडीए की सरकार एनडीए पे विश्वास जताया है, नीतीश कुमार के चेहरे पे विश्वास जताया है, निश्चित तौर पर हमें पूरा विश्वास है कि आने वाला जो थर्ड फेज है, अंतिम फेज है, उसमें भी जो है बिहार की जनता पूरा समर्थन जो है एनडीए को देने जा रही है और बिहार में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। अंशुल, 30 सेकेंड फाइनल कमेंट। थर्ड जो फेज है कितना अहम रह गया है अब? मुझे ये लगता है कि हम ये चुनाव अभी तक जीत चुके हैं। पहला और दूसरा चरण था, उसमें हमें काफी सीटें आएंगी और आखिरी चरण में उसमें और आगे और उसमें विस्तार होगा और भी सीटें आएंगी। और इसकी वजह ये एक सरल सी वजह है, वो है बेरोजगारी। और उसका मुद्दा हमने हटाया और उठाया है और उसका नतीजा हम देखेंगे 10 तारीख को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, और नाजरीन आपका भी शुक्रिया इस खास मौजू पर हमारे साथ देने के लिए। आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।